सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। इस बार के यूनियन बजट की हाइलाइट्स क्या हैं? अडानी ग्रुप के शेयर्स एक रिपोर्ट की वजह से क्यों गिर गए? सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के पीछे क्या कारण था और पठान मूवी की सफलता के पीछे क्या राज है? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे, आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज है हमारे पास इस बार के मुश्किल हो गया है कि उनका ऑर्डर में क्या डालें। जैसे फ्रंट पेज बनाते हैं अखबार का, जी शेखर, फर्स्ट लीड कौन है, सेकंड लीड कौन है ना। और दूसरी बात ये भी बता दें, माफी मांग ले कि पिछले हफ्ते में जरा मिसिंग थे, मेरी गलती थी। नहीं कोई बात नहीं। अपूर्वा छुट्टी पर गई हुई थी और मैं भी कुछ सुस्ती में पड़ गया, कुछ और काम भी हो गए थे, व्यस्तताएं हो जाती है कई बार, तो हमारी माफी। हम कोशिश करेंगे कि आगे से मिस ना करें। मेरी तरफ से भी आप सभी को माफी, पर आज मैं आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करूंगी। शेखर, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है संकल्प का, जो कि हमारे मेंबर हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, बजट से जुड़ा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि जबकि टीवी और यूट्यूब पंडितों के पास अपनी WWE फाइट्स हैं, प्रैग्मेटिक व्यू ये है कि बजट में कुछ अच्छे पार्ट्स है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप था। जॉब्स विशेष रूप से असली एलिफेंट इन द रूम है जो प्रोपेगेंडा में गुम हो जाता है। अब ब्लेम गेम की जगह एनालिसिस करते हैं। ग्रेजुएट्स की स्थिति सबसे खराब लग रही है, खास करके कोर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एरियाज में। वो बोल रहे हैं पॉलिसीज को ब्लेम किया गया है। जो माचोज 56 इंच या कड़ाके की ठंड में टी शर्ट को फ्लॉन्ट करते हैं, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात आती है उस पर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? एसएमई सुधारों को चुनाव मैनिफेस्टोज में जगह क्यों नहीं मिलती और क्या हम एक एंटी इंडस्ट्री नेशन है? देखिए, आपने बहुत लंबा और पेचीदा, लंबा तो है लेकिन पेचीदा भी है, और बहुत ज़रूरी सवाल भी उठाया है। तो इसके ऊपर पूरा एक सेमिनार हो सकती है। लेकिन देखिए कि वोट किसके पास है। राजनेता उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं जहाँ वोट होता है, और अभी भी यही सोचा जा रहा है कि वोट जो लोग किसान हैं या किसानी में, खेती में किसी तरह से जो इन्वॉल्व हैं, गांव में, उनके पास वोट ज़्यादा है जी। ये सोच बदलनी होगी। कुछ हद तक बदल भी रही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात हमने बहुत शुरू की है, लेकिन इसके अंदर बहुत मसले आते हैं। जैसे आपने कहा ग्रेजुएट्स के लिए मुश्किल है, ठीक बात है, ग्रेजुएट्स के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आज आपकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन गई और आपने फ़ोन बनाने वहाँ पे शुरू कर दिए, आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, बनाने शुरू कर दिए, जिनको दुनिया में बहुत ज़रूरत है, चीन से आते हैं, चीन से असेंबली लाइन सब शिफ्ट हो रही हैं। तो जो हमारे यहाँ जितने MA BA PhD सब करके आ रहे हैं, ये लोग, इनको फ़ोन बनाना तो आता नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में कौन काम करेगा? तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। और स्किल डेवलपमेंट से पहले जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी ज़्यादा वोकेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, और हर किसी को ज़बरदस्ती डिग्री लेने और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने नहीं जाना चाहिए। अब देखिए कि कोई पियोन की या पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कभी निकलेगी, आप कहीं देखिएगा, खास करके हिंदी एरियाज़ में, हिंदी राज्यों में, तो अगर 10,000 नौकरियां होंगी तो 25 लाख 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं इस तरीके से। उसमें से कितने आपको MA PhD MSc ऐसे मिलते हैं जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे पढ़े लिखे हमारे यहाँ से काम करें, बड़ी गलत बात है। इसका मतलब ये है कि वो पढ़े लिखे, उनको डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास काम करने की स्किल नहीं है जी। इसलिए वो अनस्किल्ड काम ही करते हैं, लो पेड होते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दें, फैक्ट्रीज बढ़ा दें, लेकिन फैक्ट्रीज में लोग कहाँ से लाएंगे काम करने वाले? इसीलिए आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं उत्तर के राज्यों से। जब मैं हम कहता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, हम हिंदी में अपने घरों में बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्तर भारत बहुत पीछे रह गया है इस मामले में दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में अगर आप तमिलनाडु में जाएं, तमिलनाडु में एक जूतों का इतना बड़ा प्लांट है जहाँ पे 50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं अभी। तो अगर हमारे यहाँ शुरू भी हो जाए उत्तर में ऐसे, तो फिर मैं हमारे यहाँ साउथ में हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी में भी ये शो हो रहा है। तो हिंदी एरियाज़ में अगर ऐसा हो जाए तो उसमें काम करने वाले लोग ही ना मिल पाएँ,
तो ये हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत बड़ी समस्या भी है। अगला सवाल भी बजट से जुड़ा हुआ है, शिवरामा कृष्णा का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि नए बजट ने सेविंग्स के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहां मिडिल क्लास की सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं है। वहीं ये बजट आने वाली पीढ़ी को किसी भी क्राइसिस में क्लूलेस बना देता है। बोल रहे हैं पेंशन आजकल पीनट्स है। एफएम ने नई फाइनेंस मिनिस्टर ने नए रिजीम में उन्हें रीलोड करना चाहिए। इस नए रिजीम पर आपका क्या राय है? देखिए, नया रिजीम और पुराना रिजीम, ये तो बात आपको कोई शातिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बता सकता है। ये मुझसे मत पूछिए कि पर ये है कि दोनों रिजीम आपके पास अभी ऑप्शन है, तो आप अपने सीए से पूछिए कि कौन सा ऑप्शन आपके इनकम लेवल पे, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। जो मैंने अखबारों में पढ़ा है वो यही है कि एक लेवल तक जब आपकी इनकम हो तो आपके पास एक रिजीम बेहतर है, उसके बाद दूसरा बेहतर होता है, पर मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। दूसरी बात यह कि स्मॉल सेविंग्स वगैरह, अब देखें कि जो हमारा स्मॉल सेविंग्स का रेट अभी है, वो जो हमारा सॉवरेन बॉन्ड्स, जो सरकार अब 15 लाख करोड़ इस साल सरकार मार्केट से उधार लेगी, वो कोई रेट पे मिलता है। जो सॉवरेन बॉन्ड, सरकार का बॉन्ड है 6%, 6.5%, 7.25%, कभी 5 भी होता है। जो मार्केट, जो सरकार की साख होती है उसके हिसाब से वेरी करता है जी। तो स्मॉल सेविंग्स के ऊपर सरकार पहले ही उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रही है। अगर सरकार को अपने गुजारे के लिए, सरकार तो आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया करती है, तो हर साल वो काफ़ी पैसा बोरो करती है, उधार लेती है। अगर वो सारा मार्केट से उधार ले ले तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो अभी भी स्मॉल सेविंग्स को एकोमोडेट करने के लिए, और इसलिए कि जो हमारे छोटे घरेलू इकोनॉमीज़ हैं, वो उनके पास एक सेफ जगह रहे और अच्छे रिटर्न के साथ, अभी भी उनको मार्केट से ज़्यादा मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा देना तो एक मुश्किल हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि सरकार नोट छापेगी और गरीब से लेके मिडिल क्लास को देगी, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स में भी वही जाता है जिसके पास कुछ बचाने के लिए होता है। अब वही पैसा नहीं तो बिल्कुल गरीब आदमी को मुफ्त अनाज देने में, मुफ्त खाना देने में, उनके बच्चों को मुफ्त स्कूल में पढ़ाई कराने के लिए, मिड डे मील के लिए, या सबको मुफ्त टीके लगाने के लिए, वही पैसा वहाँ जाता है। तो अगर वहाँ से उठा के हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादा स्मॉल सेविंग्स इंटरेस्ट दे दें, जबकि सरकार वही पैसा मार्केट से उससे सस्ते में उठा सकती है, तो वो भी एक तरह से नेचुरल जस्टिस नहीं होगी। एक और सवाल बस लूँगी बजट पे। अनुभव सिंह का सवाल है कि 2023-24 के बजट को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे हिसाब से 2023-24 का बजट अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इलेक्शन के टाइम लोग कहते थे बजट आएगा, खूब सरकार नोट छापेगी और पैसे फेंकेगी कि पैसा फेंको और वोट खरीद लो, वो नहीं हुआ है। जो फिस्कल डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वित्तीय अनुशासन, उसको मेंटेन किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। ना सिर्फ मेंटेन किया गया है बल्कि उसको बेहतर भी बनाया गया है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि कहीं फालतू जो पैसे बढ़ाए हैं, जो खर्चा बढ़ाया है, वो कैपिटल एसेट्स बनाने में बढ़ाया है। सड़कें बनेंगी, रेलवे को बहुत पैसा और मिला है, सड़कों को भी मिला है, रेलवे को बहुत ज़्यादा और मिला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इनको मैं सकारात्मक मानता हूँ। अगला सवाल विशाल यादव का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अडानी कंपनियों का शेयर बस एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इतना नीचे जाना क्या इनके शेयर और कंपनी के प्रति लोगों में भरोसे की कमी को नहीं दिखाता है, यानी कि दिखाता है। वो बोल रहे हैं, और क्या तिरंगा पीछे लगाकर बयान देने से लोगों के मन में अडानी नेटवर्क के प्रति संदेह ही बढ़ा? आखिर जिस कंपनी का बेस मजबूत हो वो एक रिपोर्ट के बाद तिरंगे और नेशनलिज्म का सहारा लेने लगी। लोगों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए ना? देखिए, मार्केट में कोई मूर्ख नहीं होता, और सबसे बड़ा मूर्ख सिर्फ वो होता है जो मार्केट को मूर्ख समझता है, क्योंकि मार्केट को सब पता है जी। मार्केट में जब आपकी कंपनी होती है तो ऐसे होता है कि जैसे कि आप एक बॉडी स्कैन मशीन के नीचे बैठे हो, तो बॉडी स्कैन तो आपकी बॉडी का सब कुछ देख ही लेगा ना, आप क्या छुपाओगे उसके साथ में? तो मार्केट के आगे कुछ छुपा नहीं सकते। उसके अंदर ये झंडा लगाना और ये कहना कि भारत पे हमला है, अच्छा मान लीजिए कि है भी तो आप क्या कर सकते हैं? भारत सरकार तो आपके लिए आके नहीं लड़ सकती, भारतीय सेना तो आपके लिए नहीं लड़ेगी। भारतीय सेना तो झंडे के लिए लड़ती है बॉर्डर पे, या कोई बाहर कोई टेरर अटैक हो जाए, वो इंडियन कंपनी की लड़ाई के लिए नहीं जाएगी भारतीय सेना या भारतीय झंडा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला था। ये कुछ ये भी नहीं कहना चाहिए कि एक मामूली रिपोर्ट है, उसने कुछ रिसर्च किया, अपने आप ढूंढा। अच्छा, जिसने रिपोर्ट करी है
वो ये नहीं कहता कि मैं विसल ब्लोअर हूँ, और ये नहीं, वो खुद ही कहता है कि मैं विसल ब्लोअर नहीं हूँ, मैं कोई आपके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने नहीं आया हूँ, मैं शॉर्ट सेलर हूँ। मुझे लगता है कि इस कंपनी का दाम बहुत ज्यादा है, और इस कंपनी का दाम, ये मैंने इतनी रिसर्च करी है, इसको मैं पब्लिक में डालूंगा तो लोगों को समझ आ जाएगा कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। ये नहीं कहता कि कंपनी बिल्कुल बेकार है, लेकिन जो कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, उसने कहा, मेरे हिसाब से उसने कहा 15 का होना चाहिए, 85% डाउन साइड है उसने कहा। तो उसने उसमें शॉर्ट सेलिंग करी। अब शॉर्ट सेलिंग में क्या करते हैं, आपने मार्केट से शेयर खरीद लिए या आपने मार्केट से शेयर उधार ले लिए, उनको आपने मार्केट में बेच दिया। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, मैं भी बड़ी मुश्किल से रिवाइज करके समझ रहा हूँ, ज़्यादा मत पूछिएगा मेरे से। तो शॉर्ट सेलिंग मतलब ना उसके पास शेयर थे, ना उसने बेचे, पर उसने बेच दिए। जिसने खरीदे ना उसने, उसके पास भी कोई शेयर नहीं आए, लेकिन नोशनल ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, डील होती है। फिर 30 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है, तब देखते हैं उसका दाम कितना है। अगर तो जिसने बेचा था उससे दाम बढ़ जाए तो जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको देना पड़ता है, और अगर दाम घट जाए तो जिसने खरीदा उसको देना पड़ता है। क्योंकि आज शेयर आपने मेरे से 100 रुपए का खरीद लिया, मैंने 100 का बेच दिया, कल को वो 10 का हो गया, कल को वो 10 का हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप मुझे 90 रुपए दो, और आपको शेयर चाहिए तो वही शेयर मैं 10 रुपए का खरीद के मार्केट से आपको दे दूंगा, फिजिकली आप ले लो। हाँ, लेकिन पैसे तो आपके मेरे पास 100 आ गए ना जी। तो ये शॉर्ट सेलर है, तो उसने बहुत शॉर्ट सेलिंग में काम करके, और लगता है कि वो काफ़ी समय से अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहा था, क्योंकि उसको लगा कि ये ओवर प्राइस्ड है। अब शेयर मार्केट में ओवर प्राइस्ड भी कोई होता है, अंडर प्राइस्ड भी कोई होता है। मार्केट ऐसी जगह है, मार्केट कैसीनो नहीं है। ये हमारे लेफ्ट के नेता ए.बी. बर्धन जी ने कहा था, मार्केट इज ए कैसीनो। कैसीनो नहीं है, मार्केट बहुत फेयर जगह है, और मार्केट में सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, जो कि अभी हो रहा है। अगला सवाल आ रहा है विप्लव आगा का, जो पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं, जो भारतीय सरकार और भाजपा ने स्वीकार किया था, तो सरकार क्यों ये सुविधा लद्दाख में नहीं लगा रही है? इसके पेचीदा क्या मसले हैं मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन लद्दाख आप देखिए कि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, बहुत खाली भी जगह है। तो अभी लद्दाख के मसले पेचीदा हैं। सोनम वांगचुक भी बोल रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी वहाँ पे, सबकी पॉलिटिक्स है वहाँ पे, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। और अभी थोड़ी देर में चुनाव होने वाले हैं, कभी ना कभी तो होंगे, कश्मीर भी राज्य बनेगा, फिर देखते हैं लद्दाख का क्या बनेगा। लेकिन जो एनवायरनमेंट के ऊपर वो मसले उठा रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है जी। और उसके लिए आप थोड़ी सी इंतजार कीजिए, हमारे एक अच्छे रिपोर्टर जो वहाँ जा रहे हैं, मेरे कल ही चले जाएंगे, फिर जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद हम ज़्यादा बात कर पाएंगे। अगला सवाल दीपक यादव का है, जो पूछ रहे हैं कि क्या हाल ही में जारी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का भारत की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या ये पीएम मोदी की छवि को प्रभावित करेगा? 2-3 और मिलते जुलते सवाल है। वो पूछ रहे हैं क्या सरकार के पास इसे ब्लॉक करने के बजाय इसका जवाब देने का बेहतर तरीका हो सकता था, क्योंकि इससे ये लग सकता है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, और क्या इससे विदेश में नेशनल इमेज प्रभावित होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे भारत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत में जो मानता है वही मानता है जी। जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं था 2002 में, वो वही मानेंगे। जो सोचते हैं कि बहुत बड़ा रोल था, वो भी वही मानेंगे। लेकिन जो दुनिया में खास करके G20 का साल है, उसमें एक तरह से खास करके ग्लोबल मीडिया वगैरह में इससे एक बज़ होती है, और वहाँ मोदी सरकार गचूक कर गई, क्योंकि इसको अगर बिल्कुल इग्नोर किया होता, ठीक है कोई स्पोक्समैन ने 2 लाइन बोल दी होती, तो ये जैसे कि जिसके कहते वॉशिंग थ्रू द सिस्टम, ये निकल जाता। लेकिन बिना बात में इसके साथ इतना बखेड़ा खड़ा करके बैन करने की कोशिश, आजकल के ज़माने में बैन कोई कर नहीं सकता। आप बोलेंगे कोई देखेगा नहीं, हर आदमी इसको ऐसी 200 फिल्में एक ऐसे फ़ोन में लेके घूम सकता है, किस को आप रोकेंगे? तो ये बेकार की बातें हैं, ये करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सरकारें हमेशा सोचती हैं कि हमारे से बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं, जैसे कई कॉर्पोरेट सोचते हैं कि हमारे से बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। तो जैसे कॉर्पोरेट्स से ताकतवर एक मार्केट होता है, क्योंकि मार्केट एक इंसान का नहीं होता जी। मार्केट एक फेसलेस होता है, मार्केट मॉब है। तो मॉब में लाखों लोग हैं, क्या पता किसने पत्थर मारा है ना, या क्या पता कौन पहले भागना शुरू हुआ, स्टैम्पीड हो जाता है। और ऐसे बिल्कुल सरकारें भी सोचती हैं। सरकारें सोचती हैं मेरे पास कानून है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास लॉ है, मेरे पास कोर्ट है, मैं इसको रोक दूंगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड दुनिया है, डिजिटली कनेक्टेड दुनिया है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। वो एक पश्चिमी हिस्ट्री में, ब्रिटेन की हिस्ट्री में
किंग कनूट का एक कॉन्सेप्ट है कि उसने कहा जी आप राजा हो, आप इतने बहादुर, इतने जोरदार हो कि आप बैठोगे समुद्र के किनारे तो लहरें रुक जाएंगी। तो सिंहासन लेके बैठ गए वो, पर वो नहीं रुकी ना लहरें। तो ऐसे कहते हैं कि हर सरकार कोशिश करती है कि मैं किंग कनूट बन जाऊं, पर किंग कनूट हर सरकार बन नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। तो ये एक गलती थी, ये एक चूक हुई, जो एक बात होके खत्म हो जाती है उसका बखेड़ा बन गया और अब बना रहेगा वो। अगला सवाल आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि भारत ने अंडर 19 मेन ओडीआई वर्ल्ड कप और विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप दोनों जीते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे अंडर 19 क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में इतना सफल बनाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत बड़ा टैलेंट बेस है। और जो BCCI है, मुझे पता है लोग गाली निकालते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कोशिश की कि उसको कुछ और बना दें, सरकारी डिपार्टमेंट बना दें। कई लोग लगाए भी गए, इधर उधर से सबकी पेंशन से 50 गुना 100 गुना कमाई हो गई। लेकिन जो क्रिकेट का सिस्टम है बहुत रोबस्ट बन गया है और कमर्शियली रोबस्ट है। उसको सरकार के पैसे की कभी भी जरूरत नहीं रही। अब तो वो चाहे तो भारत के सारे खेल वही चला सकता है, क्योंकि भारत में क्रिकेट का एंथुजियाज्म है। लोग देखते हैं क्रिकेट के, जब क्रिकेट के मैच होते हैं टीवी देखते हैं, उस पर बहुत एड्स आते हैं, तो उससे बहुत इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना है, एकेडमीज बनी हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स बने हैं, फैसिलिटीज आई हैं और टैलेंट तो भारत में है ही। इसीलिए भारत की, अब देखिए अगर आप पुरुषों की टीम भी देखिए तो नंबर 1 नंबर 2 रहती है। टेस्ट में नंबर 1 नंबर 2, कभी कभी नंबर 3 हो जाती है, पर आमतौर पर नंबर 1 नंबर 2। ODI में T20 में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2, इस समय मेरे ख्याल नंबर 1 है। तो जो उस लेवल पे होता है, हमारी महिलाओं लड़कियों की टीम भी जो है वो कई फाइनल पहुंच चुकी है। अब ये बदकिस्मती है कि अभी कोई ICC का फाइनल जीते नहीं थे। तो अब ये अंडर 19 में इन लड़कियों ने वो जो एक मिथक था उसको तोड़ दिया है। एक ICC की चैंपियनशिप जीती है, तो देखिए अब सीनियर लेवल पे भी जीतेंगे। चलिए, अगला सवाल जो है वो मोहित ठाकुर का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े संकट से गुजर रहा है और महंगाई में कोई राहत नहीं मिलने, PKR के कमज़ोर होने, आगामी चुनावों से राजनीतिक गड़बड़ी और मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने की संभावना है। क्या आप उन्हें ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं जो उनकी आर्थिक, राजनीतिक और आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा होगी, और भारत के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, पहली बात तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय इतनी खराब है। क्योंकि देखिए, आर्थिक स्थिति से अलग ना तो आपकी सामरिक स्थिति रह सकती, स्ट्रेटेजिक स्थिति, ना आपकी सोशल स्थिति रह सकती, सामाजिक स्थिति, सब कनेक्टेड है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी इतना ज़्यादा रिलीजियस पॉलिटिक्स है, इतने रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इतने लश्कर घूम रहे हैं। अच्छा, उनको कहते हैं खतरा है। खतरा किससे है उनको? उनके जो पूर्वी बॉर्डर हैं जिस पे इंडिया है, उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि पाकिस्तान में या उनके कंट्रोल किसी एरिया में, POK में भी जाके कुछ करना है। भारत अभी अपने बॉर्डर्स में खुश है। लेकिन पाकिस्तान की समस्या जो है, जो सिक्योरिटी की समस्या है, वो उनके पश्चिमी बॉर्डर से आ रही है। उन्होंने बेवकूफ़ों की तरह से, आई एम सॉरी कि मैं इतना भारी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे करता नहीं, लेकिन उनके लिए यही शब्द बनता है। शब्द उनके लिए से भी भारी बनते हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह से जाके बोला कि हम अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं, ये हमारा जिहाद है, हम तालिबान के साथ हैं, हम अमरीकनों को हरा देंगे। हरा दिया अमरीकन तो चले गए उठ के, एक दो दिन उनकी बेइज्जती हुई कि लोगों ने थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बस चले गए। अब उनका क्या जाता है, अफगानिस्तान में जो भी हो, चाहे औरतें पढ़ने से बैन हो गई, चाहे नौकरी से बैन हो गई, अब तो NGO से भी बैन हो गई, तो वो थोड़ा स्टेटमेंट्स इशू करेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान की लिबरेशन हो गई है ना, और उनके ISI चीफ वहाँ पे गए थे और उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई, अब हम सबको दिखाएंगे। अब वही उनको आके काट रहा है। तो ये पुरानी बात है जो हिलेरी क्लिंटन ने बोली थी कि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप सपोले पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, आपको नहीं, तो गलत है, आपको भी आके काटेंगे। तो वो अब उन्हीं को आके काट रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब देखिए क्या हुआ पिछले हफ्ते ही पेशावर में मस्जिद के अंदर, शिया मस्जिद थी, तो सेक्टेरियन अटैक था, वहाँ पे ह्यूमन बॉम्ब ने अटैक किया, 100 से ऊपर लोग मारे गए। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। और जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ठीक नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी पे आप कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं अभी। पाकिस्तान देखिए, ये IMF का एडिक्ट है, जैसे कोई नशे का एडिक्ट होता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल पिछले 30-35 साल में
करीब 13 या 14 बार IMF के पास गया है। तो इतने साल में अकल नहीं आई तो अब आएगी क्या, ये सोचने की बात है। और पहले अकल नहीं आई, उसके बावजूद काम चल गया, क्योंकि फिर क्या होता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे टेल स्पिन में जाती थी तभी अफगानिस्तान में कुछ शुरू हो जाता था। तो पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, सबको बड़ी चिंता हो जाती थी कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद खुली हुई है, इसका कंट्रोल चाबी सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में है, इसका रास्ता भी पाकिस्तान के थ्रू है, तो ज़रा पाकिस्तान के साथ ठीक रहो। अब वो है नहीं, आपने अफगानिस्तान को तो कोट एंड कोट आज़ाद कर लिया, अब उससे आप डील करिए, या जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गन्ने चुपो, राइट, यू नो, कुछ करने को नहीं है तो अब गन्ना चूसिए खेत के किनारे में बैठ के, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं अफगानिस्तान में, आज़ादी कर ली, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। अगला सवाल प्रियांक उपाध्याय का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। इस बार भी हमें कई मेंबर्स के सवाल आए हैं शेखर। वो पूछ रहे हैं कि पंजाब के बॉर्डर विलेजेस में, गांव में ईसाई धर्म की बढ़ती प्रमुखता पर आपका क्या ख्याल है? सिख डोमिनेंट स्टेट में इसके प्रभावों पर एक CTC एपिसोड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी की थी चितलीन सेठी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है वहाँ पे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा आज के हमारे डिस्क्रिप्शन में। चितली ने भी की थी और मेरे ख्याल एक तो हमारे रिपोर्टर्स ने और भी की थी, तो आप कर लीजिएगा। ये खास करके कुछ ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ पहले भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी पंजाब में, जैसे गुरदासपुर, बटाला वगैरह कहते हैं, लेकिन अब थोड़ा फैल रहा है, और ये कुछ ज़्यादा फैल रहा है। ये खास करके उन हमारे समाज के उस वर्ग में पंजाब में जहाँ पे पहले भी ये जो बाबा लोग थे, या जो जैसे ये संत राम रहीम टाइप लोग थे, संत राम रहीम, रामपाल, इनके फॉलोअर्स, डेरे जो है, डेरे कहते हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत बन गए थे, क्योंकि लोग वो हैं आमतौर पे जो जाट सिख नहीं है, कुछ हैं पर आमतौर पे नहीं है, जो थोड़े से पिछड़ी जातियों के हैं। तो वो कुछ और जगह जाके अपनी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ढूंढते हैं। तो वहां पे ये सिख पादरी कुछ आ गए हैं, और ये सिख हैं, सिखों की तरह ड्रेस भी होते हैं, पगड़ियां भी होती हैं, नाम भी वही हैं, लेकिन पैस्टर बन गए हैं। और ये भारत है, हर किसी को अपना धर्म फैलाने की आज़ादी है, और लोगों को अगर उसमें कुछ बात दिलचस्प नज़र आ रही है तो फिर ये लोगों का चॉइस है, फ्री मार्केट है रिलीजन का। और सिख समुदाय को ये बात अगर पसंद नहीं है, गुरुद्वारा कमेटी को, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नहीं है, तो उनको देखना चाहिए कि क्या कारण है कि लोग सिख धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि मास लेवल पे ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, हो रहा है कुछ, और कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग ये सोच के जाते हैं मैं मेरे यहाँ कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, या मैं बीमार हूँ, इसके आगे मैंने देखा है कि लोग मिरेकल में ठीक हो जाते हैं। ये सब लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे बागेश्वर वाले भी ऐसे काम करते हैं जी। तो लोग जाते हैं, जब किसी को कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो किसी को डिवाइन पावर सोचता है कि वहाँ है, उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है, वो कुछ कर देगा, उसके पास रूहानी ताकत है, उसके पास जाते हैं। तो ये कुछ ये सब मिक्स्ड अप फिनोमेनन है। पर ये सोचना कि कोई मास लेवल पे कन्वर्शन हो रही है सिखिज्म टू क्रिश्चियनिटी, वो गलत है। सिर्फ एक लोग जाए वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट हो गए। शेखर, आज का आखिरी सवाल आ रहा है अभिमान राणा से, जो पूछ रहे हैं कि इतने बॉयकॉट कॉल्स के बावजूद पठान की सफलता को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म की सफलता का एक कारण ये है कि लोग माइंडलेस बॉयकॉट कॉल्स से और हर चीज में धर्म को लाने से तंग आ चुके हैं। आपको क्या लगता है? दोनों, देखिए आपकी बात ठीक है, लोग माइंडलेस बॉयकॉट कॉल्स से तंग भी आ चुके हैं और धर्म को लाने से भी तंग आ चुके हैं। और दूसरी बात ये भी कि बॉयकॉट कॉल से कितना फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई बहुत दिलचस्प फिल्म हो तो बॉयकॉट कॉल भी अगर हो और आपको ऑर्डर भी हो जाए, मान लीजिए सरकार ऑर्डर कर दे कि बॉयकॉट करो, बॉयकॉट फिल्म देखना ये इलीगल है, तो लोग घर में देखेंगे इलीगली। अब सब वो BBC की फिल्म देख रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं होता है। तो जो चीज़ एंटरटेनिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है। तो आप बोले लाल सिंह चड्ढा क्यों फेल हुआ, तो हो सकता है कि लाल सिंह चड्ढा एंटरटेनिंग नहीं था। मैंने फिल्म ना लाल सिंह चड्ढा देखी है ना पठान देखी है। तो ये कहना कि एक तो बॉयकॉट से फेल हो गई, एक बॉयकॉट के बावजूद सक्सेसफुल हो गई। ये बॉयकॉट ट्विटर वगैरह पे करते हैं, ये सब नॉनसेंस है। उससे ये ट्विटर की बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत कम लोग ट्विटर पे हैं, वही लोग ट्विटर देखते हैं और वही लोग सोचते हैं सारी दुनिया ये ट्विटर है। ट्विटर दुनिया नहीं है, ट्विटर बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी इको चेम्बर है। और ये बॉयकॉट कॉल से किसी फिल्म को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कल को आप बोल रहे कि मान लीजिए कि चिकन बॉयकॉट और वो एक हफ्ता ट्रेंड कर दें, तो जिसने मुर्गा खाना है वो तो मुर्गा ही खाएगा ना। वो तो अचानक पनीर खाना नहीं शुरू हो जाएगा। या आप बोल दें कि पनीर बॉयकॉट और ट्रेंड कर रहा है 3 हफ्ते,
कि पनीर को तो में कोई खामी है, किसको कि हिंदू ने बनाया या मुसलमान ने बनाया या मुगल लाए या उसके पहले आए, तो इसका मतलब थोड़ा है कि पनीर खाने वाला पनीर छोड़ के चिकन खाना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होता है। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट भी जो है, जहाँ लोग पैसा खर्च करते हैं, जब पैसा वसूल है वहाँ वो लोग देखेंगे भी, उसको एंजॉय भी करेंगे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। आपसे एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें इतने ढेर सारे सवाल भेजते हैं, इतने सारे इश्यूज़ पे सवाल भेजते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये शो कैसा लग रहा है। आपसे हम एक बार फिर मिलेंगे अगले संडे, और आगे से मिस नहीं करेंगे। हम मिस नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी शायद संडे के बजाय किसी और दिन हम कर दें, अगर हमें लगे कि उस समय न्यूज़ सेंस है किसी बात की, या कोई न्यूज़ कोई स्टोरी ज़्यादा बज़ कर रही है, तो कई बार हो सकता है कि हम एक का दिन पहले कर दें, लेकिन हम आप पहले आपको उसके लिए सूचित कर देंगे। बिल्कुल, ताकि आप हमें एक बार फिर उसी मुद्दे से जुड़े हुए सवाल भेज सकें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।